हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ऑर्डिनरी स्कूल बॉय बिकम ए गैंगस्टर। इस वाली मानवा की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वाली एपिसोड के शुरू में हम लोगों को बुमाई के जो पेरेंट्स है उन लोगों को बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए देखने के लिए मिलते हैं और इस समय इन लोगों के सामने मिस जोना इन लोगों से ये बोलने लगती है, हाँ अभी अभी मैंने जो कुछ भी बोली हूँ वो सब कुछ एकदम सत्य बात है। और रही बात प्रूफ की तो ये रही इस कागज के अंदर बुमाई के हर एक कांड के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी हुई है, तो तुम लोग इसे एक बार चेक कर सकते हो। तो इस बात को सुनने के बाद जैसे ही बुमाई की पेरेंट्स इस कागज को अच्छी तरीके से देखने लगता है तो कागज के अंदर लिखी हुई हर एक चीज को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद अभी बुमाई की पेरेंट्स पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। बेसिकली इस कागज के अंदर बुमाई अभी तक क्या क्या इलीगल काम करता था उन सभी के बारे में लिखा हुआ था। इस वक्त तो बुमाई की जो मदर है इन सभी चीजों को देखने के बाद और सह नहीं पाती है, बेहोश होने लगती है, जिससे कि देखने के बाद अभी बुमाई का जो फादर है वो अभी बुमाई के माँ को संभालने लगता है और ये कहता है, हनी क्या तुम ठीक हो? लेकिन इस समय जोना बुमाई के फादर से ये कहने लगता है, अगर हम लोग ये जो चीज है ये जो मामला हुआ है इन सभी को पुलिस के हवाले कर देते हैं तो इस मामले में बुमाई के फादर होने के नाते तुम भी फंसोगे, ऊपर से ऊपर तुम्हारा फादर मतलब बुमाई का जो ग्रैंडफादर है वो भी फंसेगा। तो प्लीज जल्दी से तुम अपना डिसीजन बनाओ। और ऐसे भी मैंने तो यहाँ पे एक और केस मतलब तुम्हारा जो बेटा है उसने स्कूल के अंदर जो बाथरूम है उसमें हिडन कैमरा भी फिट किया है, उसे तो ऐड ही नहीं किया है। तो इस समय मिस जोना के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद बुमाई का फादर मिस जोना से ये कहता है, क्या तुम मुझे थ्रेट देने की कोशिश कर रही हो? तो इस बात को सुनने के बाद अभी मिस जोना अपने बैग के अंदर से कुछ चीज को बाहर निकालते हुए अभी ये कहने लगती है, अच्छा मतलब तुम्हें यही समझ में नहीं आ रहा है कि तुम अभी किस हालत में हो? और ये बोलने के साथ ही अभी वो अपने पास से एक फोटो को बाहर की तरफ निकाल लेती है और बुमाई का जो फादर है उसे दिखाने लगता है। तो फोटो के अंदर बुमाई का फादर किसी एक पर्सन के साथ चाय पी रहा होता है और ये जो पर्सन है ये वही होता है मतलब मिस नाइंगमिन, नाम तो याद है ना, मतलब जो यूनसंग है उसकी नोना। और मिस जोना की केस जिस जज के कस्टडी में हुआ था ये वही जज होता है जिसे कि बुमाई का फादर चाय सर्व कर रहा होता है। तो बेसिकली अभी इस फोटो को देखने के बाद बुमाई का जो फादर है वो पूरी तरीके से घबरा जाता है। लेकिन इसी समय मिस जोना अपने पास से एक और कागज को बाहर की तरफ निकालते हुए कहने लगती है, हाँ एक और चीज ये रही दूसरी प्रूफ, मतलब तुमने उस जज के साथ जो सेटलमेंट डिपॉजिट किया था ये उसका प्रिंट आउट है। तो इस बात को सुनने के बाद बुमाई का फादर पूरी तरीके से डरने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है, इनफ, मैं समझ गया, आखिरकार मुझे क्या करना होगा। और अभी बुमाई का फादर का ये बोलते ही हम लोगों को हॉस्पिटल की तरफ का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे इस समय बुमाई एक फोड़ा हुआ पापड़ की तरह हॉस्पिटल बेड के ऊपर लेटा हुआ था और इस समय अपने मन में ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कुछ देर पहले डॉक्टर ने उसके पेरेंट के साथ उसके कंडीशन के ऊपर क्या क्या बात किया था उसी के बारे में सोचने लगता है। तो बेसिकली बुमाई का जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, ऊपर से उसका जो पाव है वो भी पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, मतलब पूरी जिंदगी तक बुमाई कभी भी अपने दोनों टांगों से चल नहीं पाएगा, मतलब एक तरीके से बुमाई अपने नॉर्मल लाइफ को और ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। और इस समय बुमाई इन सभी बातों को अपने मन में याद करने के साथ ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और अपने मन में ही दोबारा से बोलता है, मेरी पाओ, लगता है मैं और कभी भी अपने टांगों से चल नहीं पाऊंगा। इस समय बुमाई अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय बुमाई के पास उसकी जो पेरेंट है वो आने लगता है। तो इस समय बुमाई अपने पेरेंट को अपने पास आते हुए देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलता है, चले जाओ यहाँ से। तो अचानक से बुमाई का एक हरकत देखने के बाद बुमाई का जो पेरेंट्स है बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। बेसिकली उसकी माँ वो तो अभी रोने लगती है, लेकिन जैसा कि बुमाई की पेरेंट अभी भी वहीं पे खड़ा हुआ था तो इस चीज को देखने के बाद बुमाई अभी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके साइड में जो सिलाइन स्टैंड है उसे पकड़ के उन लोग की तरफ ही फेंक के मारता है और चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने कहा यहाँ से चले जाओ। एंड ऑब्वियसली सिलाइन स्टैंड को इस तरीके से फेंकने की वजह से बुमाई के हाथ में जिस जगह पे सिलाइन का जो नीडल है वो घुसा हुआ था उस जगह से भी खून बाहर की तरफ आने लगता है। इस वक्त तो हम लोगों को उसके पेरेंट के पीछे दो और हट्टे कट्टे लोग को देखने के लिए मिलते हैं। अभी ये दोनों लौंडा हंसते हुए बुमाई से ये कहने लगता है, बुमाई क्या तुम थोड़ी देर के लिए हम लोगों के साथ आ सकते हो? और ये बोलने के बाद ही अभी ये दोनों लौंडा बुमाई को दोनों हाथों से पकड़ लेता है और यहाँ से चनकुली की मैनकुली की तरह उठा के लेके जाने लगता है, जिसे कि देखने के बाद इस समय बुमाई भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, हे आखिरकार तुम दोनों मुझे कहाँ पे लेके जा रहे हो? और ये बोलने के साथ ही इस समय बुमाई अपने आप को उन दोनों के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। तो इस चीज को देखने के बाद
अभी ये दोनों लौंडा बुमाई से ये कहता है, अरे ऐसा मत करो मेरी जान, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ही चोट लगेगा। और ये बोलने के साथ ही अभी बुमाई के पैंट के सामने से बुमाई को ये दोनों लौंडा उठा के लेके जाने लगता है। तो बुमाई भी चिल्ला के अपने पेरेंट्स से बोलने लगता है, आखिरकार ये लोग मुझे कहाँ पे लेके जा रहा है और तुम दोनों मुझे जल्दी से छोड़ दो। मम्मी पापा प्लीज मेरी हेल्प करो, मम्मी मुझे बचाओ। और अभी बुमाई का ये बोलते ही हम लोगों को कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस जोना बुमाई के पेरेंट्स से ये बोलती है कि तुम लोगों को बुमाई को एक साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल में भेजना होगा। जो कि सुनने के बाद बुमाई की पेरेंट बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। ऊपर से बुमाई का फादर इसका कारण भी पूछने लगता है। तो इस बात के रिप्ले में अभी जो मिस जोना है बुमाई के फादर से ये कहने लगती है, मुझे पता है कि तुम लोग समझदार हो और तुम लोग को क्या करना चाहिए वो भी तुम लोग को अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि अगर तुम लोग इन सभी चीजों को लेके पुलिस स्टेशन जाओगे या फिर कोर्ट कचहरों में जाओगे तो मुझे पता है कि वो लोग किस तरीके से इस चीज को हैंडल करेगा। ऊपर से तुम लोग का रेपुटेशन, ऊपर से इन्वेस्टिगेशन, ये सब कुछ होने के बाद मुझे नहीं लगता कि जो जुवेनाइल लॉ है वो भी तुम्हारे बच्चे को बचा पाएगा। तो मेरे ख्याल से बुमाई के लिए एक हॉस्पिटल ही सही रहेगा। तो क्या बोलते हो तुम? तो इस समय मिस जोना के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद बुमाई का जो फादर है वो अभी उसी कागज को अच्छी तरीके से देखने लगता है। और इसी दिन के साथ ये वाला सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को योनसांग को एक छत के ऊपर दिखाया जाता है और इस समय योनसांग खड़े खड़े अपने फोन को पकड़ते हुए अपने मन में ही बुमाई के बारे में ही सोचने लगता है और सोचते हुए अपने मन में ही बोलता है, तो फाइनली ये वाला टारगेट खत्म हो गया। और तो ऊपर से मैं बुमाई का जो फैमिली है उसके साथ भी अपना बदला ले लिया। तो अब अगली बारी। और ये बोलने के साथ ही अभी योनसांग शुरू से लेकर आखिरी तक बुमाई के साथ जो कुछ भी हुई है उन सभी के बारे में सोचने लगता है और ये सोचने के बाद ही बोलता है, चलो अभी अगले प्लान की तैयारी करते हैं। और ये बोलने के साथ ही इस समय बुमाई अपने सिर के ऊपर एक हेलमेट को पहन लेता है और इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को एक स्टूडियो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पीछे की तरफ ग्रीन स्क्रीन, सामने की तरफ बहुत सारे फ्लैश लाइट और एक महंगा कैमरा और सामने की तरफ बैठा हुआ एक हैंडसम लौंडा जो कि बेसिकली शायद से एक ब्रॉडकास्ट पे आया होता है और सभी से ये बोलने लगता है, हेलो, इस सेलिब्रिटी ब्रॉडकास्ट में जितने भी लोग आए हैं, जितने भी व्यूअर्स है, उन सभी को मैं दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। तो बेसिकली अभी ये जो पर्सन ये सब कुछ बोल रहा है इसके बारे में हमें ये पता चलता है ट्रेंडिंग में आने वाले सभी सेलिब्रिटी के अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर जो सेलिब्रिटी है वो यही लौंडा होता है और इसका नाम होता है कैंग। एंड ऑब्वियसली इसके शकल पे मत जाना, क्योंकि यहाँ पे मौजूद जितने भी फीमेल राइटर है उन सभी से ये कहने लगता है, अरे यार तुम सभी क्या कर रहे हो, थोड़ा रिएक्शन तो दे मेरे ऊपर, मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ। और इस समय कैंग के साइड में हम लोगों को एक और बंदे को देखने के लिए मिलता है और ये जो लौंडा है इसके नाम के बारे में अभी तो हम लोग को नहीं बताया गया है, लेकिन आप लोग इसके चेहरे को अच्छी तरीके से याद रखना क्योंकि योनसांग का नेक्स्ट टारगेट यही लौंडा होने वाला है। सो बैक टू द स्टोरी। अभी ये व्हाइट कोट पहनने वाला लौंडा अपने पास से एक क्वेश्चन पेपर को निकालते हुए अभी कैंग से ये कहने लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है। और ये बोलने के साथ ही अभी क्वेश्चन में पूछता है, तो बताओ तुम्हारे स्कूल डेज के बारे में, आखिरकार तुम्हारा जो स्कूल डेज है वो किस तरीके का था। तो इस क्वेश्चन को सुनने के बाद अभी जो कैंग है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। मतलब अचानक से स्कूल डेज के बारे में क्वेश्चन पूछना, और स्कूल डेज का मतलब आप लोग तो अंदाजा लगा ही सकते हो, स्कूल मतलब जो भी होगा वो तो एकदम सीधा योनसांग से ताल्लुक रखता है। तो इस समय कैंग ये व्हाइट शर्ट वाले बंदे के मुंह से इस क्वेश्चन को सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और अगले ही पल ये बोलता है, तो रिपोर्टर नीम बताओ आखिरकार तुम्हारी स्कूल ड्रेस किस तरीके का था। तो इस समय हम लोगों को ये जानने के लिए मिलते हैं कि ये जो व्हाइट ड्रेस वाला लौंडा है इसका नाम होता है नीम और ये एक रिपोर्टर होता है। और बेसिकली कैंग ने अभी नीम का जो क्वेश्चन है उसे ही उल्टा चिपका दिया होता है और इस वक्त कैंग से ये पाल्टा क्वेश्चन सुनने के बाद नीम भी थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है। इस समय कैंग तो ये भी बोलने लगता है, नीम तुम बताओ, तुम भी तो एक बहुत ही यंग एज में इन सभी कामों में जुड़े थे और हाल ही में तो तुम अभी एडल्ट हुए हो, मतलब हाल ही में नीम का जो एज है वो 18+ हुआ है। तो इस समय नीम भी कैंग के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी हंसते हुए बोलता है, हाँ वो सब कुछ एकदम अच्छी तरीके से चला, लेकिन इस समय नीम को इस तरीके से बात करते हुए देखने के बाद अभी जो कैंग है वो नीम से बोलता है, नहीं रिपोर्टर नीम, इस तरीके से नहीं चलेगा, तुम ऐसे स्मूथली बात को नहीं टाल सकते हो, बताओ तुम भी बताओ अपने स्कूल लाइफ के बारे में। तो इस समय कैंग को जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसे ही इस तरीके से क्वेश्चन पूछता हुआ देखने के बाद अभी सामने की तरफ खड़ी हुई दो लड़की आपस में बातें करने लगती है। आखिरकार कैंग के साथ क्या हुआ है, वो इस तरीके से बात क्यों कर रहा है, क्या उसे पता नहीं आखिरकार पॉडकास्ट किस तरीके से किया जाता है, और आखिरकार ये बातें करने के टाइम पे इस तरीके से थोड़ा एनोइंग क्यों हो रहा है,
क्या स्कूल लाइफ में उसके साथ भी कुछ हुआ था। और अभी ये दोनों लड़के जिस तरीके से बात कर रही थी इस बात को अभी कैंग भी सुन लेता है। तो इस समय कैंग इन दोनों से ये कहने लगता है, मेरा जो स्कूल लाइफ है वो एकदम सही तरीके से चला है, एकदम स्मूथली, मक्खन की तरह। अभी कैंग हुआ ये सब कुछ बोल ही रहा था, लेकिन इसी स्टूडियो के अंदर अभी हम लोग को योनसांग को हेलमेट पहनते हुए आते हुए दिखाया जाता है। और इस समय योनसांग अपने सामने इन दोनों को, मतलब जो कैंग है और जो नीम है, उन दोनों को इस तरीके से बात करते हुए देखने के बाद अभी अपने मन में ही अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए ये बोलता है, तुम लोग चाहे जितना भी सेलिब्रिटी वाला काम कर लो, लेकिन तुम लोग स्कूल लाइफ में मुझे भूली क्या है। अपने योनसांग अभी खड़े खड़े ये सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय योनसांग को यहाँ का जो मैनेजर है वो नोटिस कर लेता है। तो इस समय मैनेजर योनसांग के पास जाके योनसांग से ये कहने लगता है, हे लौंडे, यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये एक प्राइवेट स्टूडियो है? तो इस समय मैनेजर के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी योनसांग अपने पास से एक चिट्ठी को बाहर की तरफ निकालते हुए मैनेजर को देते हुए ये बोलता है, नहीं, मैं तो जस्ट एक क्विक डिलीवरी करने के लिए आया था। तो मैनेजर भी पूछता है, क्या है इसके अंदर? तो रिप्लाई में योनसांग कहता है, मुझे भी नहीं पता, मुझे तो जस्ट इस चिट्ठी को डिलीवर करने के लिए बोला गया, तो इसे पकड़ो, मैं चलता हूँ। और योनसांग का ये कहते ही हम लोगों को दोबारा से उसी स्टेज के अंदर के सीन को दिखाए जाते हैं, जहाँ पे इस समय कैंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा और चिड़चिड़ा हो जाता है और ये कहने लगता है, मैंने पहले बोला था कि इस तरीके से कोई भी कॉन्टेस्ट को अरेंज मत करना, फिर भी ऐसा ही होता है। और ये बोलने के साथ ही अभी मैनेजर की तरफ देखते हुए मैनेजर से पूछता है, मैनेजर तुम आखिरकार क्या कर रहे हो? तुम छोड़ो वो सब, चलो यहाँ से। अभी यहाँ पे मैनेजर भी आ जाता है और मैनेजर आते ही अभी बोलने लगता है, यहाँ पे एक क्विक सर्विस डिलीवरी आया था जिसने की ये जो चिट्ठी है इसे देके गया और ये तुम्हारे लिए आया, शायद से कोई फैन होगा तुम्हारा। तो इस समय मैनेजर के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी कैंग अपने हाथ को आगे की तरफ करते हुए मैनेजर से कहता है, कोई ना, चलो दो, मुझे देखने दो ये चीज क्या है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी मैनेजर ना करते हुए बोलता है, कैंग ये चिट्ठी तुम्हारे लिए नहीं आया है, ये तो नीम के लिए आया है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी नीम भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या मुझे किसी एक फैन ने चिट्ठी भेजा है? और ये कहता है, हाँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोगों को कैंग के शकल पे जो जेलेसी भाव है उसे साफ साफ देखने के लिए मिलता है। इस वक्त हम लोगों को दो और बंदे को देखने के लिए मिलते हैं, जो कि इस समय नीम से एक कह रहा होता है, रिपोर्टर नीम, चलो हम लोग 10 मिनट के बाद ये जो पॉडकास्ट है इसे दोबारा से चालू करते हैं, तो तब तक अब आपका ये जो फैनमेड चिट्ठी है इसे अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अभी कैंग नीम से ये कहने लगता है, वाह, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम्हारा एक फैन जो कि एक क्विक सर्विस के द्वारा इस जगह पे तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है। सच में ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। इस समय इस बात को सुनने के बाद मीन कहने लगता है, नहीं, इसके बारे में एक्चुअली मुझे भी नहीं पता है। और ये कहने के साथ ही इस समय मीन वो जो चिट्ठी है उसे ओपन कर लेता है और उसके अंदर से एक कागज को बाहर की तरफ करके उसे देखने लगता है। और जैसे ही देखता है वैसे ही वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो जो चिट्ठी है उसके अंदर बेसिकली एक फोटो होता है और वो जो फोटो है उसके अंदर नीम का जो स्कूल लाइफ फोटो है वही होता है। और ये जो फोटो है इसे देख के तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि अभी ये भोला भाला दिखने वाला नीम स्कूल लाइफ में किस तरीके का एक लौंडा हुआ करता था। इस वक्त तो नीम के हाथ से वो जो फोटो है उसे कैंग छीन लेता है और बोलता है, मुझे भी देखने दो, आखिरकार तुम्हारा फैन तुम्हें किस तरीके का एक गिफ्ट भेजा है, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन इस समय कैंग जैसे फोटो के अंदर नीम के स्कूल लाइफ फोटो को देखता है वैसे ही कैंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और ये कहता है, बवाल फोटो यार, आखिरकार ये छपड़ी कौन है? लेकिन इस समय कैंग को जैसे ही पता चलता है इस फोटो में तो नीम है और नीम ने अपने दोनों हाथों में दोनों क्रिमिनल को पकड़ के रखा है। और क्रिमिनल में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी के टाइम पे सभी को पता चल गया है कि बुमाई किस तरीके से जो इलीगल काम है उसे क्या करता था। मतलब न्यूज देख लो ना, एकदम तहलका न्यूज चढ़ फैल चुका है। तो ये पता चलने के बाद अभी जो कैंग है वो पूरी तरीके से घबराने लगता है। लेकिन इसी समय जो नीम है वो बहुत ही फास्ट कैंग के गालों को पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है, एकदम खामोश रहना, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और अगर तुम ये बकबक करने वाले मुंह को नहीं बंद करते हो तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ मैं तुम्हारा ये जो सेलिब्रिटी लाइफ है इसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। और अभी नीम का ये बोलते ही हम लोगों को योनसांग को देखने के लिए मिलते हैं। और इस समय योनसांग जो कि रास्ते से चलते चलते अपने मन में ही ये कहने लगता है, मीन ये एक ऐसा लौंडा है जो कि बुमाई से भी बहुत ही ज्यादा बदतर है। और ये वही लौंडा है जो कि सबसे पहले मुझे स्कूल के अंदर बुली करना स्टार्ट किया था। और अभी योनसांग का इस सोचते ही हम लोगों को दोबारा से उसी स्टूडियो के अंदर का सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे बेसिकली अभी भी जो नीम है उसने कैंग के जो गाल है उसे कास के पकड़ के रखा होता है। और इस समय कैंग से बोलता है,
तुम गलती से भी इन सभी चीजों के बारे में किसी को भी मत बताना। अभी पीछे की तरफ एक लड़की अपने सीनियर से पूछती है, सर क्या हम लोग शूटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं? तो इस बात के रिप्लाई में वो लौंडा भी बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं। तो ये सुनने के बाद अभी ये लड़की स्टेज के पास जाके बोलने लगती है, दोनों एक्टर्स जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि हम लोग शूटिंग को दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं। तो लड़की के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी नीम कैंग को छोड़ देता है और हंसते हुए लड़की से कहने लगता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अचानक से इस समय जो नीम है उसे इस तरीके से बदलते हुए देखने के बाद कैंग भी पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं और अपने मन में ही बोलता है, एक कमीना ये इतना जल्दी अपने रूप को कैसे चेंज कर सकता है। और दूसरी तरफ नीम जो के हंसते हुए यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग हैं, बेसिकली जो लोग ये जो पॉडकास्ट है इसे होस्ट कर रहा है, उन लोगों से ये कहने लगता है, मुझे माफ कर देना क्योंकि मुझे लगता है इंटरव्यू लेने में मैं उतना भी ज्यादा माहिर नहीं हूँ। तो एक्टर कैंग चलो हम लोग दोबारा से स्टार्ट करते हैं उसी क्वेश्चन से जो कि है तुम्हारे स्कूल लाइफ के ऊपर। तो इस समय निम के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद कैंग पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और अपने दोनों आंखों से खड़े खड़े बस निम की तरफ ही देखने लगता है। और दूसरी तरफ मीन जो कि दोबारा से माइक को सामने की तरफ करते हुए कैंग से एक क्वेश्चन पूछने लगता है, मैंने सुना है कि स्कूल लाइफ में तुम्हारे पास एक फैन क्लब हुआ करती थी, क्या ये बात सच है? और अभी मीन का एक क्वेश्चन पूछते ही दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को जोना की तरफ का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे इस समय जोना फोन में किसी एक बात को सुनने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और पूछने लगती है, क्या तुमने अभी जो कुछ भी बोला है क्या वो सच है? तुम क्या ये करने वाले हो? तो इस बात के रिप्लाई में अभी फोन के दूसरी तरफ योनसांग कहने लगता है, हाँ मैंने जैसा कि कहा है ये जो नीम है ये मेरा अगला टारगेट होने वाला है और ये जो नीम है यही फर्स्ट पर्सन है जो कि मुझे स्कूल लाइफ में सबसे पहले बुली करना स्टार्ट किए थे। और जो पार्क एंड पुमाई जो दोनों मुझे स्कूल में बुली करते थे वो लोग भी पहले इस बंदे को देख के ही ये सब कुछ करना स्टार्ट किया। योनसांग के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद इस समय जो मिस जोना है योनसांग से पूछने लगती है, लेकिन क्यों? आखिरकार उसने तुम्हें बुली करना स्टार्ट ही क्यों किया? क्या तुमने कुछ गलत किया था? तो इस बात को सुनने के बाद अभी जो योनसांग है वो कुछ नहीं बोलता है, बस अपने ड्राइविंग पे फोकस देता है। तो इस समय योनसांग को कुछ ना कहते हुए सुनने के बाद मिस जोना योनसांग से ये कहने लगती है, क्या मिस आना वो ठीक है? अरे यहाँ पे मिस आना कौन है अभी तो हम लोग को नहीं बताया गया है, शायद से आगे पता चलेगा। तो इस समय योनसांग मिस जोना से ये कहने लगता है, मिस जोना क्या तुम्हें पता है स्कूल के अंदर जो वायलेंस होता है उसका मेन रीजन क्या है? बस अपने मजे के लिए ये लोग किसी को भी बुली करते हैं और लिटरली मुझे ये लोग बुली करना स्टार्ट किए थे, वो भी बिना कारण के। और योनसांग का ये कहने के साथ ही हम लोगों को 4 साल पहले योनसांग के स्कूल के तरफ का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे योनसांग पहली बार स्कूल के अंदर एंटर्ड हुए थे। योनसांग इस समय खड़े खड़े स्कूल के सामने यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट आए हैं उन सभी को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शौक हो ही रहा था। उसी टाइम पे एक पर्सन आके योनसांग को टक्कर मारता है। तो अचानक से इस टक्कर की वजह से योनसांग उस पर्सन से मतलब उसी स्टूडेंट से कहने लगता है, मुझे माफ कर देना, मैं जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया हूँ। लेकिन योनसांग अभी देखता है सामने की तरफ वो जो पर्सन है वो तो मीन है। अभी तो हम लोगों को ये भी जानने के लिए मिलते हैं कि जो योनसांग है वो तो मीन के साथ कभी भी कुछ गलती नहीं किया। ऊपर से मीन और योनसांग दोनों ही एक ही साथ एलिमेंट्री स्कूल में भी पढ़े थे। और इस समय योनसांग अभी मीन को इस जगह पे अचानक से देखने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और बोलने लगता है मीन भी अभी इसी सेम स्कूल में ही भर्ती हुई है। लेकिन ये सब कुछ छोड़ो, आखिरकार टॉयलेट किधर है क्योंकि अभी मेरे पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। और ये बोलने के साथ ही इस समय योनसांग दौड़ के टॉयलेट की तरफ आने लगता है और बाथरूम के अंदर आते ही ये कहने लगता है, डैम सच में मेरे पेट में अभी बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, लगता है इस चीज को मैं बहुत ही देर से होल्ड करके रखा हूँ। लेकिन इस समय योनसांग बाथरूम के अंदर आते ही देखता है कि बाथरूम के अंदर सामने की तरफ कुछ लौंडे मिलके सिगार को फूक रहा होता है। और इस चीज को देखने के बाद इस समय योनसांग और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन बेचारा अभी करे तो करे क्या, उसे किसी भी तरह अपने मूत्र विसर्जन तो करना ही होगा। तो इस समय योनसांग धीरे धीरे करके इन सभी के बीच में से अभी एक टॉयलेट की तरफ आने लगता है और जैसे वो दरवाजा खोलता है तो देखता है टॉयलेट के ऊपर बैठ के इस समय मीन सिगार को फूक रहा होता है। तो इस चीज को देखने के बाद अभी योनसांग सामने की तरफ वो जो जिसमें करते ना वहां पे जाके करने लगता है। और इस समय पीछे से जो मीन है वो अभी योनसांग की तरफ ही देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराता है। और इसी सीन के साथ हम लोगों को अभी क्लासरूम के अंदर का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे इस समय हम लोग को योनसांग को क्लासरूम के अंदर एकदम बैक बेंच में बैठे हुए देखने के लिए मिलते हैं। इसी समय योनसांग के सामने मीन आके बैठ जाता है और योनसांग से ये कहने लगता है, योनसांग क्या हम लोग अपने अपने सीट को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं? तो इस बात को सुनने के बाद अभी योनसांग भी राजी हो जाता है। और इसी के साथ अभी हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे इस समय योनसांग मिन के कहे हुए अनुसार सामने की तरफ जाके बैठ जाता है। और देखते देखते कुछ देर बाद अभी क्लास भी स्टार्ट हो जाता है।
अभी योनसांग को अपने पेट में बहुत ही तेज दर्द होने लगता है। ऊपर से उसके पेट में गुड़गुड़ करके आवाज भी होने लगता है। तो इस समय योनसांग अपने मन में ही सोचते हुए बोलता है, मैं क्लास शुरू होने से पहले जो बाथरूम है उसे यूज ही नहीं कर पाया, अभी मेरे पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। योनसांग अभी अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय मीन पीछे से योनसांग से एक कहने लगता है, हे योनसांग, मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है, क्या तुम मुझे कवर कर सकते हो जिससे कि मैं कुछ देर के लिए सो सकूं। तो अचानक से मीन के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी योनसांग भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि पहले उसके पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, ऊपर से उसे कवर करने के लिए बोल रहा है। तो योनसांग अभी अपने मन में सोचते हुए बोलने लगता है, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे कुछ देर के लिए और होल्ड करके रखना चाहिए, और अगर इस तरीके से देखे तो मुझे शायद से जो नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं भी इस तरीके से ही होल्ड करके रखना होगा, और अगर ऐसा ही होता है तो टिफिन ब्रेक तक मुझे ये सब कुछ पूरी तरीके से होल्ड करके रखना होगा, और टिफिन ब्रेक जब तक नहीं आएगा तब तक मैं टॉयलेट भी नहीं जा पाऊंगा। और अभी योनसांग का इस सोचते ही हम लोगों को टिफिन ब्रेक का सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे योनसांग अभी टॉयलेट के अंदर बैठ के पॉटी कर रहा होता है। लेकिन बेचारा योनसांग वो अचानक से देखता है कि दरवाजे के नीचे 2-4 पाँव है। तो इस समय योनसांग दरवाजे के ऊपर की तरफ देखता है तो योनसांग देखता है कि 2-4 लौंडा मिलके योनसांग का जो वीडियो है उसे बना रहा होता है। तो इस चीज को देखने के बाद अभी योनसांग बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। इस वक्त तो यहाँ पे मीन और मीन के साथ एक और लौंडा आ जाते हैं, और इस समय वो लौंडा मीन से ये बोल रहा होता है, व्हाट द फुचका, आखिरकार वे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो इस समय नीम के बातों से हम लोगों को ये अंदाजा लग जाता है कि सामने की तरफ जो लौंडे अभी योनसांग के वीडियो बना रहा है वो सब कुछ तो नीम के कहने से कर रहा है, और इन सभी का मास्टरमाइंड नीम ही होता है। और इस समय नीम अपने साइड में खड़ा हुआ वही मोटे लौंडे से ये भी पूछने लगता है, क्या तुम्हें पता है आखिरकार मैं योनसांग को ही क्यों चुना, क्योंकि योनसांग वो सबसे ज्यादा एक इजी टारगेट है। वो इतना ज्यादा कमजोर है कि वो किसी को कुछ कह नहीं पाता है, और उसके बॉडी से देखो किस तरीके से एक कमजोर वाली खुशबू आ रही है। और इस समय मीन का एक कहते ही ये वाली एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। तो गाइस मुझे पता है मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ऊपर से बस 20 मिनट का ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि 15 तारीख से एग्जाम चालू होने वाला है। तो यार एटलीस्ट पास होने के लिए एग्जाम सीट पे कुछ तो लिख के आना होगा, तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ मैं। तो यार भाई लोग इस मंथ के लिए ना थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, और एग्जाम खत्म होने के बाद मैं पूरी तरीके से फ्री हो जाऊंगा, और उसके बाद से मैं हर रोज 1 घंटे का वीडियो अपलोड करूंगा। सो यप, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।